हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन बता रही हूँ 2021 का। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का हुआ टोटल। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपका करा दिया है, 31 to 50 भी करा दिया है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी मैंने करा दिया। आप चाहो तो देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 51 से स्टार्ट है, 2 मार्क्स का। स्टॉक किसे कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बता रही हूँ। ठीक है, स्टॉक किसे कहा जाता है, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज स्टॉक, गिव एग्जाम्पल्स। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2011 और 2016 में आया था। इस बार आप लोगों का मॉडल पेपर में दिया है। स्टॉक है जो क्या है उसको आपको बताना है, उसका एग्जाम्पल्स भी देना है। ठीक है, तो स्टॉक जो है ये ऐसे चर, स्टॉक क्या है, तो स्टॉक का एक हेडिंग देंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ऐसे चर जिसके परिमाण को किसी विशिष्ट तिथि यानी समय बिंदु पर मापा जाता है स्टॉक कहलाता है। जैसे 1 जनवरी 2020 को एक फर्म द्वारा लगाई गई पूंजी 10 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, समय बिंदु या विशिष्ट तिथि यानी कोई स्पेशल डेट में, जैसे 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, क्या बोला है, एक फर्म द्वारा लगाई गई पूंजी 10 लाख रुपए है, तो ये इसका स्टॉक हो गया 10 लाख रुपए। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को ये जो पूंजी लगाया गया 10 लाख रुपया, तो ये उस फर्म का क्या हुआ, स्टॉक हो गया, क्योंकि ये एक विशिष्ट तिथि समय बिंदु पर निश्चित डेट पर ये बताया जा रहा है। ठीक है, और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल बता रही मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति, राष्ट्रीय संपत्ति आदि, ये सब इसके उदाहरण है, किसके, स्टॉक के। मुद्रा आपूर्ति कैसे, मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य है कि देश में, किसी देश में, जैसे मान लीजिए भारत में ही कितनी मुद्रा देश में अभी चलन में है। ठीक है, कितनी मुद्रा अभी देश में चल रही है, तो उसी को कहते हैं मुद्रा आपूर्ति। तो उसका भी कुछ एक डेट होता है, क्योंकि हर समय एक ही अमाउंट नहीं होता है, उसका अलग अलग अमाउंट में होता है। तो अभी जैसे एक समय ले लीजिए, 2020 में भारत देश की मुद्रा आपूर्ति कितनी है, तो वो एक स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय संपत्ति यानी नेशनल इनकम, ये भी स्टॉक का एक एग्जाम्पल है। नेशनल इनकम भी जो हम लोग काउंट होता है वो एक डेट पे होता है, तो वो स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों के लिए भी आंसर मैंने करा दिया है, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं अगर हिंदी में कराओ तो इंग्लिश वाले बोलते हैं इंग्लिश में कराओ, इंग्लिश में कराओ तो हिंदी वालों को परेशानी होता है, इसलिए दोनों को करवा रही हूँ। ठीक है, स्टॉक देखो क्या है, लिखोगे आप लोग 2 मार्क्स का, इतना लिखोगे तो काफी है। अ वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक डेट और टाइम पॉइंट इज कॉल्ड अ स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल या चर से क्या हो गया, मीनिंग मतलब कि अमाउंट। ठीक है, संख्या या अमाउंट, जितना जो अमाउंट है उसको एक स्पेसिफिक डेट में, विशिष्ट डेट में जो हम लोग मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं, उसको कहते हैं स्टॉक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ फर्म ऑन 1 जनवरी 2020 इज ₹1 लाख। ठीक है, जैसा कि हिंदी में मैंने बताया वही सेम एग्जाम्पल है। फिर मनी सप्लाई इन एनी कंट्री। ठीक है, क्योंकि जो भी कंट्री में जो मनी चल रहा है, करेंसी जो चल रहा है, तो उसका भी ये एक स्टॉक होता है। ठीक है, नेशनल वेल्थ एक्सेट्रा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जैक बोर्ड 2016 में आ चुका है एक बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इससे पहले भी आया होगा लेकिन जैक बोर्ड 2016 में आया था। तो समष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है, समष्टि अर्थशास्त्र, स्क्रीनशॉट लेके अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, अगर समझोगे नहीं रटते रह जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो समझ लो तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है अगर पूछेगा तो आप लिखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का समग्रता से अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है समग्रता से यानी होल, टोटल में ये स्टडी होता है इसका। ठीक है, अर्थशास्त्र की इस शाखा में
व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि इन मात्राओं के समूह का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि व्यक्तिगत मात्रा यानी मान लो एक आदमी डिमांड करता है मार्केट में किसी चीज का, ठीक है, तो मान लो 4 पेन का वहां पे डिमांड किया मार्केट में, लेकिन अगर पूरा 100 है, 100 व्यक्ति है, 100 कंज्यूमर है, वो लोग अलग अलग डिमांड करते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 1, कोई 2, तो सारा का टोटल ऐड करके जो निकालेंगे ना, तो वो हो गया कुल मांग, टोटल करके निकालेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्था का समग्रता से अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। अर्थशास्त्र की इस शाखा में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इन मात्राओं के समूह का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल में, जैसे कि कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम। एक व्यक्ति का आय क्या हो जाएगा, वो माइक्रो में चला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन राष्ट्रीय आय जो है, पूरा राष्ट्र का, पूरा देश का जो आय होता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसमें मैंने एग्जाम्पल डाला है, जैसे कि कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड, कुल आपूर्ति, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि, ये सब का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्लियर है? इंग्लिश में बता रही हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी को होल की तरह, माने पूरा समग्र होल, टोटल में स्टडी करता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इंडिविजुअल क्वांटिटीज आर नॉट स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के इस ब्रांच में इंडिविजुअल क्वांटिटीज का स्टडी नहीं किया जाता है, बट rather a group of these quantities, बल्कि इन क्वांटिटीज के ग्रुप को इसमें स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। इतने सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया इसलिए कि आप लोगों को जो इजी लगे वो आप याद रखिएगा और लिख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का इतना एग्जाम्पल नहीं है, 1-2 भी देंगे तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, देखो, मूल्य वृद्धि क्या है, व्हाट इज वैल्यू एडेड, गिव एन एग्जाम्पल। उसका उदाहरण भी पूछा है, ठीक है। तो मूल्य वृद्धि जो है, उत्पादक फर्में, यानी जो फर्म होती है जो प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, उत्पादक फर्में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल या गैर साधन आगते, ठीक है, रॉ मटेरियल या फिर नॉन फैक्टर इनपुट्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करती है, क्रय करती है। उत्पादक फर्में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल या गैर साधन आगते अर्थव्यवस्था से क्रय करती है, ठीक है। यानी कि मान लो एक उत्पादक फर्म है, वो फर्नीचर बनाती है, ठीक है। फर्नीचर यानी जो भी वुडन सामान सब होते हैं, पलंग, सोफा, ये सब, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसको कच्चा माल यानी कि लकड़ी का जरूरत है। कच्चा माल या नॉन फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं वो सेम चीज है, कच्चा माल या गैर साधन आगते, ठीक है, अर्थव्यवस्था से क्रय करती है, यानी इकोनॉमिक से वो परचेज करती है, ठीक है। कंपनी के पास मान लो वो फर्नीचर का अगर ये कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो उससे कच्चा माल यानी गैर साधन आगते अर्थव्यवस्था से खरीदना पड़ेगा, वो लकड़ी खरीदेगा, और फिर उत्पादन के साधनों के योगदान से इन आगतों की उपयोगिता में वृद्धि करता है। उत्पादन के साधन मैंने आपको पढ़ाया है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। वो अपना भूमि, पूंजी, श्रम, साहस सब लगाकर इन कच्चे माल का यानी गैर साधन आगतों का इस्तेमाल करके वो उत्पादन करता है ना। और तो इस तरह उत्पादक फर्में विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल या गैर साधन आगते अर्थव्यवस्था से क्रय करती है, और फिर उत्पादन के साधनों के योगदान से इन आगतों की उपयोगिता में वृद्धि करती है। अब उपयोगिता क्या है ये भी नहीं पता आपको तो समझ में नहीं आएगा सही से, मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग
जो लोग पढ़े वो लोग को क्लियर है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, एक एक टर्म्स मैंने समझाया है। और फिर उत्पादन के साधनों के योगदान से इन आगतों की उपयोगिता में वृद्धि करती है, यानी जब पूरा बन जाता है, प्रोडक्शन पूरा तैयार हो जाता है, उत्पादक वस्तु तैयार हो जाती है, तो क्या होता है, उसका प्राइस जो है, उसका मूल्य जो है वो बढ़ जाता है ना। और फिर तो इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पे, और फिर उत्पादन के साधनों के योगदान से इन आगतों की उपयोगिता में वृद्धि करती है। ठीक है, इन्हीं आगतों की उपयोगिता में वृद्धि को जब मुद्रा में मापा जाता है तो इसे ही मूल्य वृद्धि कहते हैं। मूल्य वृद्धि जो है उसको, उसकी गणना करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मूल्य वृद्धि बराबर उत्पादन का मूल्य, ठीक है, उत्पादन का मूल्य माइनस गैर साधन आगतों का मूल्य, यानी कच्चे माल का मूल्य। क्लियर है? वैल्यू एडेड इक्वल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट हुआ है, उत्पादन हुआ है, उसका प्राइस, ठीक है, वैल्यू, उसका प्राइस माइनस गैर साधन यानी कच्चे माल का, तो इसी से वैल्यू एडेड निकल जाता है मूल्य वृद्धि। क्लियर है? वैल्यू एडेड जो है इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्शन फर्म्स परचेज रॉ मटेरियल्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स फ्रॉम द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन increases the utility of these inputs. When the increase in the utility of these inputs is measured in currency, it is called the value added. क्लियर है? वैल्यू एडेड क्या है, मूल्य वृद्धि क्या है, अच्छे से बता दिया मैंने। अब इसे एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। समझ जाओगे तो आपने लिख लोगे एग्जाम में। देखो वैल्यू एडेड को मैं बता रही हूँ, प्रोडक्शन फर्म है, मान लो उत्पादक फर्म है, ठीक है, फर्नीचर बनाने वाले फर्म है, जो मैंने एग्जांपल दिया वही समझो। अब देखो ये खरीदती है, क्या खरीदती है, रॉ मटेरियल्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स। क्यों खरीदती है? क्योंकि इसको उत्पादन करना है, और उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तभी ना उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। कच्चा माल या गैर साधन आगते, दोनों सेम चीज है, नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो जो प्रोडक्शन फर्म्स है, उत्पादक फर्में हैं, वो इकोनॉमी से यानी अर्थव्यवस्था से क्या खरीदती है, रॉ मटेरियल्स या फिर नॉन फैक्टर इनपुट्स, ठीक है, क्रय करती है, परचेस करती है या खरीदती है। उसके बाद क्या होता है, फिर इन कच्चे माल का क्या होता है, ये कच्चे माल जो है, नॉन फैक्टर इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स या गैर साधन आगते, इसको उत्पादन के साधनों के सहयोग से, उत्पादन के साधन यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर करेज, ये मैंने आपको पढ़ाया है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इन सब की सहायता से, इनके सहयोग से, योगदान से जो उत्पादक फर्में हैं, प्रोडक्शन फर्म्स है, वो क्या करती है, कच्चे माल का इस्तेमाल करके, इन सब के योगदान से कच्चे माल का इस्तेमाल करती है, इन सब के कंट्रीब्यूशन से कच्चे माल का इस्तेमाल करते हुए क्या करती है, विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, प्रोड्यूसेस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रोडक्शन हो जाता है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर लेती है, तो क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ दिस इनपुट्स इंक्रीजेस, ठीक है, इन आगतों की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है। तो जैसे मान लो लकड़ी है, अब लकड़ी का उतना यूज, मतलब लकड़ी का तो यूज है, लेकिन लकड़ी यानी वुड, या फिर आप मान लो फर्नीचर, सोफा या पलंग, कुछ भी फर्नीचर में, ठीक है, तो फर्नीचर जो है उसका प्राइस ज्यादा होता है, और लकड़ी क्या है, किलो के भाव में मिल जाता है, 10-20 रुपया, 5 रुपए किलो, ठीक है, या जितना भी 50 रुपए किलो। लेकिन फर्नीचर जो है वो पीस के हिसाब से 20,000, 50,000, लाख रुपया उसका कीमत बढ़ते जाता है। तो लकड़ी का इस्तेमाल किया, मान लो ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट्स है, इनका इस्तेमाल किया प्रोडक्शन फर्म ने अपने प्रोडक्शन के लिए, क्या कैसे इस्तेमाल किया, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, उत्पादन के साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनका इस्तेमाल करके ये रॉ मटेरियल का, इसके सहयोग से रॉ मटेरियल का उपयोग करके बना लिया, मानो एक प्रोडक्शन हो गया ये, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन बना, फर्नीचर बना लकड़ी से, तो इसका क्या हुआ, इसका यूटिलिटी जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यूटिलिटी ऑफ दीज इनपुट्स इंक्रीजेस, इन आगतों की उपयोगिता बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, when the increment in utility of these inputs is measured in currency,
इट इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड। यानी कि जब उपयोगिता की इस वृद्धि को क्या करते हैं, दिस इनपुट्स इज, जब उपयोगिता की इस वृद्धि को जो आगते हैं उनकी जो उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है उसको हम लोग करेंसी में यानी मुद्रा में मापते हैं तो उसको कहते हैं वैल्यू एडेड। क्लियर है? क्योंकि कच्चे माल में हमने साधन लगा दिया, जैसे कि उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और क्या हुआ, उसका यूटिलिटी बढ़ गया। और जब यूटिलिटी बढ़ गया तो बढ़े हुए यूटिलिटी जो है आगतों की, उसको जब हम लोग करेंसी में मापते हैं, मान लो 10,000 का लकड़ी खरीदा, 50,000 का पलंग बना दिया, ठीक है, तो 50,000 का इसको पलंग बना दिया, तो क्या हो गया, इसका वैल्यू बढ़ गया, 10,000 से डायरेक्ट 50,000 का सामान बन गया, तो इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, लेकिन क्या होगा, वैल्यू एडेड कैसे काउंट करते हैं, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखो, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडेड मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला है उत्पादन का मूल्य, ठीक है, माइनस गैर साधन आगतों का मूल्य। तो उत्पादन का मूल्य, मान लो 50,000 का पलंग तैयार कर दिया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 50,000 का तैयार किए, ठीक है, और गैर साधन आगतों का मूल्य अभी मैंने बताया ना, रॉ मटेरियल यानी लकड़ी का मूल्य कितना बताया मैंने, 10,000, तो 50, यानी कि कच्चे माल आगतों का मूल्य ये हो गया 10,000 और 50,000 उत्पादन का मूल्य, यानी बन करके पूरा तैयार हुआ जब प्रोडक्शन, यानी कि पलंग 50,000 का हो गया मान लो, माइनस गैर साधन आगतों का मूल्य तो हो गया 40, तो मूल्य वृद्धि कितना हुआ 40,000, ठीक है, यानी कि वैल्यू एडेड हो गया 40,000 रुपीज। क्लियर है? इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, वैल्यू एडेड में हमेशा कंफ्यूजन होता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैंने आज बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करा दिया है, समझा दिया है, आप लोग बिना रटे भी लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या कठिनाइयां होती थी, व्हाट वर द डिफिकल्टीज विद द बार्टर सिस्टम। यहाँ पे बोला है होती थी, यानी बार्टर सिस्टम पहले था अब नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे क्या क्या कठिनाइयां होती थी वो आपको बताना है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या कठिनाइयां होती है, तो पहले आपको जानना होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, व्हाट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो बता देती हूँ मैं संक्षेप में, शॉर्ट में, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के साधन के रूप में वस्तु का प्रयोग होता है। यानी अगर हमें किसी चीज की, किसी वस्तु की जरूरत है या सेवा की जरूरत है, तो विनिमय के साधन यानी एक्सचेंज का जो सोर्स होता है, साधन होता है, उसके रूप में वस्तु का ही इस्तेमाल होता था। जैसे अभी पैसा का इस्तेमाल होता है, मुद्रा का, मनी का, उस समय मनी जब नहीं था तब वस्तु के बदले में वस्तु लेकर देकर इस तरह से व्यापार होता था और एक दूसरे का काम चलता था। तो इकोनॉमिक्स में इसको ऐसे लिखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के साधन के रूप में, यानी एक्सचेंज का जो साधन होता है उसके रूप में वस्तु का ही प्रयोग होता था, ठीक है, अर्थात वस्तुओं के द्वारा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, समझे। यानी वस्तुओं के द्वारा, जैसे अगर आपको नमक चाहिए और किसी के पास चीनी है तो क्या करेंगे, तो दूसरे को चीनी चाहिए, ठीक है, तो जिसके पास चीनी है वो दूसरे वाले को दे देगा और नमक वाला उसको दे देगा, तो दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के साधन के रूप में वस्तु का प्रयोग होता है, अर्थात वस्तुओं के द्वारा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्लियर है? इंग्लिश में इसी चीज को समझिए, इन द बार्टर सिस्टम में द कमोडिटी इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, कमोडिटी का ही इस्तेमाल करते हैं मीन्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में, ठीक है। दैट इज द ट्रेड ऑफ कमोडिटीज थ्रू कमोडिटीज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? अब देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली से निम्नलिखित कठिनाइयां होती थी, है ना। द बार्टर सिस्टम लीड्स टू द फॉलोइंग डिफिकल्टीज। अब क्या क्या इससे मुश्किल होता था, जब मुद्रा नहीं था, वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज होता था, तो क्या होता था, कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज होता था, तो क्या क्या मुश्किल आया, कठिनाई आया, वो मैं बता रही हूँ आपको, डिफिकल्टीज, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि 2 मार्क्स का आप 2 पॉइंट भी लिखोगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना। यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट बता दिया, आप लोग 2-4 लाइन इसके बारे में लिखते जाना, ठीक है, हेडलाइन दे देके। जैसे देखो, पहला पॉइंट मैंने लिखा है दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। फर्स्ट पॉइंट में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में, बार्टर सिस्टम में। क्यों होता था?
क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी थी कि अगर किसी को जूता चाहिए, ठीक है, तो उसको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूता है, ठीक है, खरीदने के लिए। लेकिन उस इंसान को मान लो चीनी चाहिए, तो उसको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो चीनी के बदले में जूते ले ले, ठीक है। तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल होता था इसमें। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का ना होना है, क्योंकि वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज तभी आप लोगों का संभव हो सकता है जब ऐसे दो लोग आपस में मिल जाए जिनमें से हर एक के पास ठीक वही वस्तु होना चाहिए जो कि उसके काम का नहीं है, ठीक है, और दूसरे को जरूरत है, यानी कि दोनों एक्सचेंज कर पाए। पहले वाले का वस्तु दूसरे के लिए उपयोगी हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति चावल के बदले में जूते चाहता है, तो उसे दूसरा व्यक्ति ऐसा मिलना चाहिए जो जूते के बदले में चावल चाहता है। लेकिन एक्चुअल में, वास्तविक जीवन में इस प्रकार का संयोग होना बहुत कठिन होता है, जिससे वस्तु विनिमय नहीं हो पाता है। इन्हीं सब कठिनाइयों की वजह से धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन हुआ था। दूसरी कठिनाई देखिए क्या है, धन संचय करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन का संचय या संग्रह करना बहुत ही कठिन होता था। वस्तुएं जगह घेरती है ना, वस्तु को रखने के लिए जगह चाहिए, उसका नष्ट होने का यानी खराब होने का डर रहता है। जैसे मान लो किसी के पास जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, तो ये सब क्या है, वो मर भी सकता है, कभी बीमार हो सकता है, तो उसे रखने के लिए जगह चाहिए, है ना, उसे खिलाने के लिए कुछ चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करना है। तो धन का संचय यानी डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ हो जाता है। जैसे चावल जैसी वस्तुओं का अधिक समय तक, ज्यादा टाइम तक उसको हम लोग संग्रह नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा, है ना, खाने की चीजें। और अगर जानवर है किसी के पास, तो वो जानवर बीमार हो सकता है, उसको रखने के लिए जगह चाहिए। और कुछ भी चीज है जो सामान है, उसको रखने के लिए जगह चाहिए, वो खराब हो सकता है, जानवर है तो बीमार हो सकता है। तो ये सब कठिनाई होती थी धन संचय करने में, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और मुद्रा क्या है, मुद्रा ज्यादा जगह भी नहीं घेरती है और उसको हम लोग आसानी से रख सकते हैं, उसके खराब होने का भी डर नहीं है। थर्ड पॉइंट है कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। थर्ड पॉइंट है कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ वस्तुएं हैं जो अविभाज्य होती है, यानी इनडिविजिबल होती है। कुछ कमोडिटीज जो है वो इनडिविजिबल होती है और उनकी विनिमय दरें निर्धारित करना बहुत कठिन है, उनका एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की अविभाज्य यानी इनडिविजिबल जो कमोडिटी होती है, वस्तु होती है, उनके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में, बार्टर सिस्टम में बहुत ही मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यदि एक व्यक्ति एक बकरी लेना चाहता है, ठीक है, और दूसरा मुर्गी लेना चाहता है, ठीक है, और दोनों विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए रेडी है, तो क्या होगा, मानो तो अगर 100 मुर्गी के बदले एक बकरी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उन लोग अगर मोल भाव करे, मान लो बोले कि नहीं, मैं सिर्फ मुर्गी वाला का है, अगर 98.5 मुर्गी दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, मुर्गी का हाफ काट करके देगा, नहीं ना। तो इसीलिए कुछ वस्तुएं जो है वो अविभाज्य होती है, उनका बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल होता है एक्सचेंज करना। मान लो अगर एक घोड़ा है, ठीक है, और दूसरा भेड़ लेकर आया है, दोनों को एक्सचेंज करना है, दोनों रेडी है एक्सचेंज करने के लिए, तो घोड़े वाला अपना एक घोड़े के बदले अगर 20 बकरी चाहता है, तो बकरी वाला कहेगा नहीं, मैं तो सिर्फ 18.5 ही दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना है, हाँ, बार्गेनिंग करने में ऐसी सहमति नहीं बन सकती है कि हाफ करके दे दूं। तो इसीलिए जो अविभाज्य वस्तु होती है, इंडिविजिबल वस्तु, गुड्स होती है, उनका बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। होल नंबर में ही उसका एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 होता है ना, होल नंबर, पूर्ण संख्या, तो ऐसे ही पॉसिबल, अगर साढ़े करके बोले, अगर आधा करके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पॉइंट 4 है मूल्य के
सामान्य मापदंड का अभाव, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी एक परेशानी थी बार्टर सिस्टम का, वस्तु विनिमय प्रणाली का। वस्तु विनिमय प्रणाली में, बार्टर सिस्टम में एक और कठिनाई यह है कि इसमें सामान्य इकाई का अभाव है। ठीक है, यानी इसमें जनरल यूनिट का लैक है, कमी है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं को मापा जा सके ऐसा कुछ नहीं है। वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापा जा सकने वाला कोई यूनिट नहीं होता था इसमें। अगर ऐसे दो व्यक्ति जो एक दूसरे की वस्तुएं यानी कमोडिटीज लेना चाहते हैं और मान लो संयोगवश एक दूसरे से मिल भी जाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों वस्तुओं का विनिमय जो है वो किस दर से होगा, क्योंकि मूल्य का कोई माप नहीं है। दोनों जो कमोडिटीज है उसका एक्सचेंज किस रेट पे होगा, क्योंकि वैल्यू का कोई मेजरमेंट नहीं है। इसीलिए एक दूसरे की वस्तुओं की मांग की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स के अनुसार ही, इसके ही अकॉर्डिंग एक्सचेंज का मनमाना ढंग से निर्धारित होता था एक्सचेंज रेट। ठीक है, विनिमय दर जो है मनमाना ढंग से निर्धारित होता था, क्योंकि मूल्य का सामान्य मापदंड का अभाव था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो मूल्य का कोई माप नहीं है ना, इसलिए किस दर से एक्सचेंज होगा, विनिमय करना है, ये समस्या खड़ी होती थी। इसमें मनमाने ढंग से विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट जो है वो तय होता था, और दो वस्तुओं के एक्सचेंज में, विनिमय में, है ना, अदला बदली में एक व्यक्ति या एक पक्ष नुकसान में रहेगा। ठीक है, नुकसान में रहेगा, क्योंकि अगर कोई सोना और चांदी का एक्सचेंज करेगा तो सोना का कीमत कितना है और चांदी का कितना है, चांदी सस्ती है और सोना महंगा है, तो इससे वैल्यू जो है तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जो है उसकी कमी थी, जिसकी वजह से मुश्किल होता था बार्टर सिस्टम में। अब देखो, भावी भुगतान करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन मेकिंग पेमेंट करने में यानी भुगतान करने वाली जो वस्तु है उसका वैरायटी यानी किस्म या क्वालिटी को लेकर हमेशा विवाद उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, क्वालिटी को लेकर वो विवाद उत्पन्न हो जाता है कि तुम्हारी क्वालिटी सही नहीं है, फिर भी करना ही पड़ेगा एक्सचेंज, क्योंकि अगर जरूरत है जिस सामान का और दोहरा संयोग का मुश्किल होता था, ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल होता था कि जिसको हम अपना सामान दे दे और उससे ले ले। तो दोनों का जो दोहरा संयोग होता था उसका भी प्रॉब्लम था, डबल कोइंसिडेंस का। तो इस तरह विवाद उत्पन्न होता था। दोनों व्यक्ति इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि जो भुगतान करना है, पेमेंट करना है, वो कौन सी विशिष्ट मतलब कौन सा खास वस्तु कमोडिटी दिया जाए। जैसे जो प्री पेमेंट होता है, पुनर्भुगतान, उसमें कौन सा स्पेशल कमोडिटी दिया जाए, इसका भी झगड़ा होता था, विवाद होता था। फिर दोनों पार्टियों को यह जोखिम उठाना पड़ता था कि जिस वस्तु के रूप में या कमोडिटी के रूप में पुनर्भुगतान किया जाता था, किया जाना है, उसका मूल्य या प्राइस भविष्य में काफी बढ़ या घट सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज का प्राइस तो घटते बढ़ते रहता है, मूल्य तो घट या बढ़ सकता है। इससे एक व्यक्ति को हानि हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा, और दूसरे व्यक्ति को लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह की कठिनाइयां हुई। ठीक है, भावी भुगतान करने में यही कठिनाई हुई थी। फिर क्या है, भ्रमण में कठिनाई, छठा पॉइंट है, देखो 6th पॉइंट, डिफिकल्टी इन टूर एंड ट्रैवल। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, अपना सामान ले लेके जाओ, एक दूसरे को बेचो। तो अगर वस्तु विनिमय करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। उसको सामान और पैसा क्या है, बहुत सारा पैसा हम लोग कम जगह में रख सकते हैं, लेकिन सामान के लिए ज्यादा जगह चाहिए है ना, वस्तु के लिए, कमोडिटीज के लिए। तो ज्यादा वस्तु को लेकर इधर उधर जाना, भ्रमण करना, टूर एंड ट्रैवल करना मुश्किल होता है। और क्या है, विशिष्टीकरण का अभाव, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब कि वस्तु का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाता था, क्योंकि एक्सचेंज करने में मालूम है कि लॉस हो सकता है ना, तो इसीलिए उतना क्वालिटी वाला, उतना लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 है, भुगतान संतुलन क्या है, इसके विभिन्न खातों के नाम लिखिए। 54 में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, आप 2 लिखोगे तो काफी है, 2 मार्क्स का है। ठीक है, 4 मार्क्स होगा तो 4 लिखना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, हेडिंग डाल के। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भुगतान संतुलन क्या है, इसके विभिन्न खातों के नाम लिखिए। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेम इट्स डिफरेंट अकाउंट्स। भुगतान संतुलन उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय में किया जाता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट is a summary record of
ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द residents of one country and the rest of the world during a given period of time. भुगतान शेष या संतुलन, भुगतान शेष या भुगतान संतुलन के खाते, अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या क्या खाते हैं उसके देख लीजिए। पहला होता है चालू खाता, करंट अकाउंट, दूसरा है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज वित्तीय खाता, फाइनेंशियल अकाउंट। क्लियर है? सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों का कुछ हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।